हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये जो क्लास है हमारी, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र को प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो आज के क्लास में हम लोग डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो लोकतंत्र के बारे में हम राज्य व्यवस्था में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम कवर कर रहे हैं सारी चीजों को, तो पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकतंत्र से, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत अभी तक हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, शक्ति, सत्ता, वैधता, ये सारे जो तमाम टॉपिक्स है वो हमने कवर किए हुए हैं, है ना। आज की क्लास में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी के बारे में भी सारी चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और मेन बात यह है कि हम लोग स्कूल लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इधर उधर की बातों को डिस्कस करने में हम ज्यादा टाइम जो है ना वो व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारी जो क्लास में जिस प्रकार से हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, हम टू द पॉइंट जो है वो सारी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग कवर कर पाए। और आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल कर सकें। ठीक है। तब जाके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मेरी यही कोशिश है, हमारी एकेडमी की यही कोशिश है कि आपको जो कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एकदम स्पेसिफिक प्रोवाइड किया जाए, और इस वीडियो में भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में हम लोग चीजों को कवर करेंगे आज के इस क्लास में। जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी से ये गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से ज्यादा जो लाभ हो वो देखने को मिलेगा। तो लोकतंत्र के बारे में हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे आज के इस क्लास में, टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो लोकतंत्र शब्द का मतलब क्या है, इसकी कुछ बुनियादी समझ को जानेंगे। लोकतंत्र के ना 6 प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग। लोकतंत्र की 3 लहर जो आई है ना, जो बेसिकली सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा बेसिकली कंसेप्ट दिया गया था कि लोकतंत्र की एक्चुअल में 3 लहर आई है ना, जिसके द्वारा जो है वो डेमोक्रेसी का जो है विकास हुआ है पूरे विश्व स्तर पर। तो वो कौन कौन सी लहर थी, कब कब उनका टाइम पीरियड था, वो जानेंगे। प्रक्रियात्मक बनाम तात्विक लोकतंत्र, ये क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। लोकतंत्र की आलोचनाएं भी की जाती है, तो कौन से प्रमुख विचारक हैं जो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, वो सारी चीजें जानते हुए चलेंगे। प्रमुख विचारकों के प्रसिद्ध कथन, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और इसके बाद प्रमुख पुस्तकें और उनका कालक्रम, है ना, कौन कौन से प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में अपनी किताबों में बताया है, तो कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं, कौन से ईयर में वो प्रकाशित हुए हैं, किन विचारकों की वो पुस्तकें हैं, वो सारी चीजें जानते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इस वीडियो से जो लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकतंत्र की बुनियादी समझ। लोकतंत्र एक्चुअल में है क्या? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ये ऐसा शब्द है, मतलब ऐसे शब्द हैं ये बेसिकली, जिनके बारे में हम अक्सर डेली लाइफ में बातें करते हैं, सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, है ना। बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? तो काफी आसान सा शब्द है, डेमोक्रेसी। इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, या हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रजातंत्र भी बोल सकते हैं, या जनतंत्र भी आप बोल सकते हैं इसे, लोकतंत्र को ही। ठीक है। ये एक्चुअल में इंग्लिश भाषा के एक शब्द डेमोक्रेसी से बना है ना। डेमोक्रेसी को ही हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी जो है ना, वो एक्चुअल में ग्रीक भाषा के एक शब्द से मिलकर के बना है। ग्रीक भाषा का मतलब 2 प्रमुख शब्द हैं, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है आम जनता, जैसे कि आप और मैं, और क्रेटोस का मतलब होता है सत्ता, ठीक है, या शासन की बोल सकते हैं आप, शक्ति। ठीक। तो क्रेटोस का मतलब होता है सत्ता या शासन की शक्ति, कौन रूल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया क्रेटोस। और डेमोस का मतलब होता है आम जनता, आप हो गए, मैं हो गया, हम सभी हो गए। ठीक है। तो यहां पर डेमोस और क्रेटोस से मिल करके जो शब्द बना है वो है डेमोक्रेसी। डेमोस और क्रेटोस जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिनसे मिल करके क्या बना है, डेमोक्रेसी, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं लोकतंत्र, या और आसान भाषा में हम इसे कहें तो ये हो जाएगा जनता का शासन। ठीक है।
जैसे कि पहले के समय काल में आपको राजतंत्र देखने को मिलता था, जहां पर राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। जैसे आप भारतीय इतिहास में देखें तो मौर्य काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, है ना, उत्तर गुप्त काल में अलग अलग महाराजा आए, दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल काल की बात करें, तो ये सब हम क्या देख रहे हैं, राजशाही व्यवस्था देख रहे हैं, राजतंत्र देख रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर अलग अलग जो शासन प्रणाली का जो स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है। पूरे विश्व के हर भाग में लगभग अलग अलग शासन प्रणाली का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र के अलावा अगर हम लोग बात करें राजतंत्र में, तो आपको पता है कि भैया शासन किसका हो रहा है, राजा का शासन हो रहा है, ठीक है। राजतंत्र के अलावा हमको कुलीन तंत्र भी देखने को मिलता था। खास तौर पे प्राचीन काल में यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर कुलीन तंत्र, जिसे ओलिगार्की कहा जाता है, जहां पे बेसिकली कुलीन लोग जो है वो शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते थे, सुनिश्चित करते थे। कुलीन लोग कहने का मतलब है जो काफी धनी लोग हैं, जो काफी समृद्ध लोग हैं, जिनके समाज में काफी ज्यादा प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों की बात की जा रही है। तो ऐसे लोगों के द्वारा बेसिकली शासन प्रणाली में भूमिका निभाई जाती थी, तो वो कुलीन तंत्र हो गया, ठीक है। जब धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा शासन प्रणाली में भूमिका निभाई जाती थी तो उस प्रणाली को कहा जाता था धर्मतंत्र, इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेसी। तो धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, ये सब हमको यूरोप में प्राचीन समय में देखने को मिलते थे। और इसी प्रकार से जब जनता शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने लगी तो उस प्रणाली को कहा जाता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र कहें या डेमोक्रेसी कहें, जहां पर जनता जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, वो सब हम आगे देखेंगे अभी। तो यहां पर जनता शासन व्यवस्था में क्या कर रही है, भूमिका निभा रही है। पहले एक टाइम पर राजा निभाते थे शासन व्यवस्था में भूमिका, तो प्राचीन प्रणाली है ना, जो काफी प्रतिष्ठित हुआ करती थी अपने समय काल में। राजतंत्र, फिर यूरोप में हम देख रहे हैं कुलीन तंत्र देख रहे हैं, धर्मतंत्र देख रहे हैं, है ना। तो अलग अलग शासन प्रणाली के रूप हमको देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र भी शासन प्रणाली का एक रूप है जहां पर शासन व्यवस्था में जनता जो है वो भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इसका शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, लोकतंत्र शब्द का मतलब है जनता का शासन, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। आप हो गए, मैं हो गया, हम सभी, ठीक है, हमारी बात हो रही है एक्चुअल में। तो ये तो हो गया इस शब्द के मतलब की बात हम लोग कर रहे हैं। इस शब्द का अर्थ क्या होता है इसकी हम लोग बात करें, जनता का शासन, ठीक है, जहां पर जनता जो है शासन व्यवस्था में भूमिका निभा रही है। अब प्रमुख जो विचारक हैं उन्होंने लोकतंत्र की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि किस विचारक के द्वारा कथन दिया गया है। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कथन जो है वो किस विचारक ने दिया, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो तो आप नाम याद रखेंगे, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। आप सभी को पता है इनका नाम। 1861 से 1865 के बीच का जो समय काल था, इस समय काल में इन्होंने अमेरिका का नेतृत्व किया, ठीक है। तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थे बोले ज्यादा बेटर रहेगा, जिन्होंने अमेरिका को बेसिकली, अमेरिका में जो प्राचीन समय से जो प्रणाली चली आ रही थी दास प्रथा, दास प्रथा से मुक्ति दिलाई बेसिकली, है ना। तो दास प्रथा को एक्चुअल में समाप्त किया गया इनके द्वारा, जिसके कारण से इनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था उस समय काल में, लेकिन ये एक काफी ज्यादा हिस्टोरिकल स्टेप था, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है। आपको पता होगा ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर अगर दिलाए होंगे कभी तो आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर में आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या हो रहा है, जनता शासन व्यवस्था में भूमिका निभा रही है। अब लोकतंत्र के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज के समय पर जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग देशों में आपको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली देखने को मिलेगी, चाहे भारत की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। और वो किस प्रकार का लोकतंत्र है, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों इनडायरेक्ट, क्योंकि आप और मैं डायरेक्ट नियम कानून नहीं बना रहे ना। हम लोगों ने क्या किया है, भारत की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग विधानसभा के चुनाव में वोट डालते हैं ना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, विधायकों का चुनाव कर रहे हैं, वो विधायक जाएंगे विधानसभा में बैठेंगे और हमारे बिहाफ में, हमारे लिए ही नियम कानून बना रहे हैं वो। इसी प्रकार से लोकसभा में इलेक्शन में हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है। सांसद जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली सांसद जो है वो संसद भवन में बैठ करके नियम कानून बना रहे हैं, हमारे लिए ही बना रहे हैं।
और उन सांसदों को वहां तक पहुंचाया किसने? आपने, मैंने, हम सभी ने वोट देकर पहुंचाया। ठीक है, तो यही बात हो रही है। जो विधायक और सांसदों का बेसिकली जो चुनाव हम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? वो वहां पर जा करके नियम कानून बना रहे हैं। तो वो नियम कानून हमारे लिए ही बना रहे हैं और हमारे बिहाफ में ही बना रहे हैं। तो हम यहां पर जो लोकतांत्रिक प्रणाली जो हम देख रहे हैं भारत में, अमेरिका में, जहां भी आप देखेंगे, जहां जहां पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा आज के टाइम पर अगर बात करें तो एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कुछ आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगे सभी जगहों पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जहां पर हमने मतदान करके तो अपने प्रतिनिधियों को पहुंचा दिया है विधायिका में। अब इसके बाद हमारा कोई काम लेना देना नहीं हो रहा है। अब जो भी कर रहे हैं वो हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से हम बात करें तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो अब्राहम लिंकन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का शासन है, क्योंकि आपने, मैंने वोट डाल करके ही जनप्रतिनिधियों को पहुंचाया है विधायिका में, और जो विधायिका में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी तो जनता से ही निकल करके आए हैं ना, तो जनता का शासन है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है? जनता के द्वारा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहां पर जो नियम कानून बनाएंगे, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? जनता के लिए ही बनाएंगे। तो यहां पर वही बात हो रही है, जनता का शासन है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो जनता से ही निकल करके आए हैं। दूसरा, जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं वो जनता के द्वारा ही इलेक्टेड हैं। हम ही लोगों ने मतदान में भूमिका निभा करके उन्हें वहां पर पहुंचाया है, और जो वो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? जनता के लिए ही करेंगे। ठीक है, जो नियम कानून वो बना रहे हैं वो किसके लिए बनाएंगे? जनता के लिए ही तो बना रहे हैं। तो वही बेसिकली बात बताने की कोशिश कर रहे हैं अब्राहम लिंकन। इसके अलावा हम बात करें तो जियोवानी सार्टोरी इटली के प्रमुख ये राजनीतिक चिंतक हैं, है ना? मतलब चिंतक है नहीं, चिंतक थे कहना चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं है इस दुनिया में। तो लोकतंत्र, इनके द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें कोई भी स्वयं को हमेशा के लिए शासक घोषित नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलेंगे कि भैया हम हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं अपन, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगली बार चुनाव होगा, अगर वो हार जाते हैं चुनाव तो भैया फिर किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर, मतलब कोई दूसरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेगा। ठीक है, तो चुनाव हार जाएंगे तो भैया उनको अपनी जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना? तो यही बात बताई जा रही है जियोवानी सार्टोरी के द्वारा कि लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें कोई भी स्वयं को हमेशा के लिए शासक घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर शासन कौन करेगा, इस बात का डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? जनता के द्वारा लिया जाता है। तो जनता अपना जो निर्णय है वो कैसे बेसिकली प्रदान करती है? चुनाव के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जोसेफ शुम्पेटर की बात करें तो एक्चुअल में जोसेफ शुम्पेटर जो थे वो ऑस्ट्रिया की बात मैं कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं। ऑस्ट्रिया के ना फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और बाद में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पॉलिटिकल साइंस के काफी जाने माने प्रोफेसर भी थे। तो इनके द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक निर्णय लेने की वह संस्थागत व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो जनता के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष द्वारा क्या करता है? शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र में आपको एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा? एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है वो जनता के वोट प्राप्त करने के लिए लगातार ना संघर्ष करते रहते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भी यही काम किया जाता है ना। कांग्रेस पार्टी अपनी अलग घोषणाएं करेगी ताकि वो सत्ता में आ सके, भारतीय जनता पार्टी के अपने सिस्टम चलते हैं। ठीक है, अभी वंदे मातरम पर बहस चल रही है अलग, जो आपको देखने को मिला ही होगा न्यूज चैनल में। ठीक है, तो वही सारी बातें हैं, यहां पर लगातार संघर्ष करते रहते हैं। व्यक्ति हो गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, जनता के वोट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ठीक, इसके अलावा अमर्त्य सेन, नाम से आपको क्लियर है, भारतीय विचारक है ना, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, नोबेल प्राइज विजेता भी हैं ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान में रखना आपको। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र ना केवल चुनाव नहीं है बल्कि सार्वजनिक विमर्श द्वारा शासन है। कहने का मतलब है कि हर 5 साल में बस चुनाव में वोट डाल दिए, यही लोकतंत्र नहीं है। सार्वजनिक विमर्श, हर जो निर्णय है, नीति निर्माण का जो कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा, वहां पर जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, तभी एक्चुअल में डेमोक्रेसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग प्रमुख विचारक हैं, ये ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अदरवाइज अब
अगर पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ेंगे तो आपको काफी सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रमुख विचारक है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इतने ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और राजनीति विज्ञान में आपको पता है कि काफी सारे विचारकों के बारे में पढ़ना रहता है, प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ना रहता है। मैंने जो नोट्स बनाया है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो काफी कंसाइज फॉर्म में बनाया है मैंने, क्योंकि काफी सारी किताबें हैं, जो ओपी गाबा की किताब की मैं बात करूं, बीएल फाड़िया की किताब की मैं बात करूं, है ना, काफी सारे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर है, राजेश मिश्र हैं, ठीक है। तो काफी सारे किताबें आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन इन सब का सार अगर कहीं पर मिलेगा तो वो हमारे नोट्स में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, काफी लेंदी आपको देखने को मिलेगा, है ना, अलग अलग तरीके से बुक में बेसिकली सारी चीजों को बताया गया है। तो कई बार समझने में, कई बार क्या, हर बार समझने में दिक्कतें काफी आती है। तो मैंने नोट्स में काफी कंसाइज फॉर्म में रखने की कोशिश की है चीजों को, ताकि अगर आप एक दो बार रिवीजन करें अच्छे से तो आपको सारी जो चीजें वो मेमोराइज होते चले, ठीक है। तो चलिए, ये प्रमुख विचारक हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद 1 मिनट, नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर हम आगे की चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र क्या होता है और अलग अलग जो प्रमुख विचारक हैं उन्होंने लोकतंत्र के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए हैं या क्या क्या अपने कथन दिए हैं, वो हमने अभी तक समझा। अब लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको प्रकार देखने को मिलेगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पहले तो छोटा वाला है उसी को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे आप प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि नियम कानून बनाने में आप और मैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमने क्या किया, हमने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है और वो प्रतिनिधि जो है हमारे बिहाफ में, हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। तो इस कारण से हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह देते हैं या इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बेसिकली आपको क्या देखने को मिल रहा है, वही बात है ना, जैसे कि काफी बड़ी बड़ी आबादी वाले आपको देश देखने को मिल जाएंगे, अमेरिका है, भारत है ना, जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो पॉसिबल नहीं है कि हर नियम कानून बनाने के लिए जनता की राय ली जाए, तो काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। वैसे तो अगर पॉसिबल बनाना चाहे तो पॉसिबल बनाने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम मतलब टेक्नोलॉजी के एज में जी रहे हैं हम लोग, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। बट फिर भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। बहुत बड़ी बड़ी आबादी आपको देशों में देखने को मिलेगी, तो सभी से निर्णय जान पाना, सभी का निर्णय, सभी का मत जान पाना, वो भी हर मैटर में, वो थोड़ा प्रैक्टिकली जो है वो इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। इस कारण से आपको प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है अधिकांश जगहों पर, अधिकांश क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। प्रत्यक्ष नाम से समझ आ रहा है, यहां पर हर एक निर्णय में जनता जो है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो यहां पर इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, जनता जो है बिना किसी नेता या प्रतिनिधि के सीधे कानून बनाने और सरकारी नीतियां तय करने में क्या करती है, वोट करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष जो भारत में है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा लगभग लगभग। वहां पर तो भैया प्रतिनिधि जो है, जो नेता जो है, वो सारी चीजें तय कर रहे हैं, है ना। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हो रहा है, यहां पर जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है। हर सरकारी कार्य में जनता जो है वो इंटरफेयर कर रही है। बिना जनता की सहमति के, बिना जनता के वोट के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बेसिकली बताया जा रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, तो प्राचीन समय में अगर हम लोग देखें ना, तो यूनान में, प्राचीन यूनान में, जहां पर अलग अलग नगर राज्य हुआ करते थे, जैसे एथेंस हो गया, आपने नाम सुना भी होगा, स्पार्टा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ओलंपिया हो गया, थीप्स हो गए। तो ये सब प्रमुख जो अलग अलग जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे प्राचीन यूनान में, वहां पर आपको इस प्रकार की प्रणाली देखने को मिलती थी, ठीक है। खास तौर पे हम बात करें एथेंस की, हम लोग जब बात करें तो मतलब लोकतंत्र के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो काफी प्रमुख शहर था, काफी समृद्ध शहर था, कला के क्षेत्र में काफी अग्रणी था। और यहीं पर जो प्रमुख राजनीतिक विचारक है, चाहे हम सोक्रेटिस की बात करें, प्लेटो की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, सब यहीं जन्मे हैं, यहीं बेसिकली इनका जीवन काल व्यतीत हुआ है अधिकांश, है ना। तो प्राचीन यूनान का जो एथेंस है, ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। और अलग अलग सिटी स्टेट्स हुआ करते जैसा एक स्पार्टा हुआ करता था। स्पार्टा में बेसिकली ना
सैन्य शासन हुआ करता था, मतलब वहां पर सेना, मतलब जो योद्धा है बड़े बड़े, वो सब स्पार्टा से निकल कर आते थे। आपने एक मूवी भी देखी होगी 300, आप में से काफी सारे लोगों ने देखी भी होगी, जहां पर स्पार्टा की कहानी को बताया गया बेसिकली। इसके अलावा थीप्स एक शहर हुआ करता था, वहां पर सिटी स्टेट्स कहा जाता था, मतलब वो सिटी भी था, स्टेट भी था, नगर भी था और राज्य भी था अपने आप में। राज्य मतलब पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से, जिसके लिए 4 एलिमेंट्स जो है नेसेसरी इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। ओलंपिया एक सिटी स्टेट्स हुआ करता था, जो आप ओलंपिक खेल के बारे में जो आप जानते हैं ना, उसका ओरिजिन जो है वहीं से हुआ है। तो ये सब हमको देखने को मिलता है, जिसमें से एथेंस में क्या देखने को हमको मिलता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारतीय कंटेक्स्ट में, अगर हम लोग बात करें भारतीय संदर्भ में, तो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा की जो बैठक है आपको पता है बुलाई जाती है 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, 2 अक्टूबर और 1 मई, ये 4 दिन तो मतलब 4 ये जो बेसिकली डेट्स है, यहां पर तो ग्राम सभा की बैठक बुलाना नेसेसरी, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और यहां पर बेसिकली ग्राम सभा में गांव के जो सभी ऐसे लोग हैं जो बेसिकली जिनका जो नाम है वो बेसिकली निर्वाचक नामावली में दर्ज है, वो सभी ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेते हैं। 1/10 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक के ग्राम सभा की बैठक जो है वो शुरू नहीं की जा सकती। और बजट तैयार करना, प्रमुख नीतियां बनाना, विचार विमर्श करना, ये सब जो है ग्राम सभा में होता है। तो अगर आज के टाइम पर इंडिया में अगर हम लोग देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक छोटा सा एग्जांपल करंट सिनेरियो में हमको देखने को मिलता है ग्राम सभा का। और सबसे बेस्ट एग्जांपल करंट टाइम पर जो आपको देखने को मिलेगा वो स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, है ना। स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस भी किया है वीडियो में, वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो स्विट्जरलैंड के कैंटन, कैंटन किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में जो अलग अलग राज्य हैं, प्रोविंस जिसे आप बोल सकते हैं, वहां पर स्विट्जरलैंड में उन्हें कहा जाता है कैंटन। तो स्विट्जरलैंड के अलग अलग कैंटन्स में लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था देखने को मिल जाती है, जहां पर बेसिकली जनता जो है, मैंने आपको बताया भी था, आपको स्विट्जरलैंड वाले क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, मतलब एक खुले मैदान में जनता जो है एकत्रित होती है और हाँ या ना के पक्ष में मतदान करके महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। तो अलग अलग कैंटन्स में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। बाकी स्विट्जरलैंड में ना कुछ और सिस्टम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे करंट सिनारियो में, 4 प्रमुख उदाहरण ना बोलकर के 4 प्रमुख इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, उपकरण बोल सकते हैं। आज के सिनारियो में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग बात करें कौन कौन से हैं जिससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पता चलता है, तो स्विट्जरलैंड में ज्यादातर आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो है जनमत संग्रह, इंग्लिश में इसे कहा जाता है रेफरेंडम। जनमत संग्रह में क्या होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में है तो स्विट्जरलैंड के अकॉर्डिंग मैं बात करने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्या होता है, जब वहां की जो बेसिकली संसद है, पार्लियामेंट है, वो जब कानून बनाती है, ठीक है, तो कानून जब बना रही है तो जनता के पास, स्विट्जरलैंड की जनता के पास ये अधिकार है कि वो 100 दिनों के भीतर, अगर मतलब 100 दिनों के भीतर अगर स्विट्जरलैंड के 50,000 जो नागरिक है, 50,000 जो सिटीजन है ना, उस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे, तो स्विट्जरलैंड की सरकार को क्या करना पड़ेगा भैया, एक सभा बुलानी पड़ेगी, जनसभा बुलानी पड़ेगी, जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। जनमत संग्रह कराना मतलब स्विट्जरलैंड के सभी नागरिकों से फिर मतदान कराया जाएगा कि हाँ भैया हमने एक कानून पास किया है, ठीक है। अब इसको मतलब हमारे पास तो बेसिकली एक ऐसा प्रस्ताव आ गया जिसको खारिज करने की बात कर रहे हैं, तो सभी जनता से फिर राय मांगी जाएगी कि इसको कानून को पास करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर जनता से सीधे हाँ या ना में मुहर लगवाना, यह है जनमत संग्रह। तो संसद ने बनाया कानून, लेकिन 100 दिनों के भीतर कानून लागू हुआ और उसके 100 दिनों के भीतर 50,000 नागरिकों के समर्थन वाला एक प्रस्ताव जो है वो सरकार के पास जाता है, जिसमें नागरिक ये कह रहे हैं कि भैया हमको इस कानून को लागू नहीं करना है। अब सरकार क्या कर रही है, अब जनमत संग्रह का आयोजन किया जा रहा है, रेफरेंडम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्विट्जरलैंड के सभी नागरिक जो है मतदान करेंगे, या तो हाँ या मतलब या तो कानून पास होगा या तो कानून निरस्त होगा। इस संदर्भ में यह है जनमत संग्रह जो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो होता है वो उसे हम कहते हैं आरंभक या बोल सकते हैं पहल, इंग्लिश में इसे कहा जाता है इनिशिएटिव। ये इससे भी अच्छा है जनमत संग्रह से, ठीक है। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहां पर जनता जो है स्वयं कोई नया कानून बनाने या संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार करके संसद को भेजती है। इसके लिए भी प्रोसेस है, प्रोसीजर है पूरा, हमने स्विट्जरलैंड वाली क्लास से पढ़ा भी था
कि 18 महीने के भीतर 1 लाख नागरिक जो है वो ऐसा प्रस्ताव तैयार करके, जिसमें सभी के हस्ताक्षर रहेंगे, सरकार को सौंपेंगे कि भैया हम कानून नया लाना चाहते हैं इस प्रकार का, या हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर सरकार क्या करेगी, अगेन जनता से राय लेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, इस प्रकार से मतलब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। तो आरंभक इनिशिएटिव जिसे हम लोग कहते हैं, यहां पर जनता जो है स्वयं से कानून निर्माण में अपनी भूमिका है सुनिश्चित करती है। क्या भारत में ऐसा होता है क्या? क्या आप और मैं चाहेंगे तो कोई कानून बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। संसद से बनेगा, राज्य में विधानमंडल से बनेगा, ठीक है। हम चाहेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में 18 महीने के भीतर 1 लाख नागरिक जो है अपने मतलब सिग्नेचर के थ्रू बेसिकली ऐसा प्रस्ताव बनाए जिसमें वो किसी नए कानून या संविधान में कुछ संशोधन का प्रस्ताव दे, तो सरकार को, वहां की जो पार्लियामेंट है, उसे इस प्रकार से कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा है रिकॉल। ये सबसे बेस्ट है। यदि चुना हुआ जो नेता है वो ठीक से काम न करे तो 5 साल पूरे होने से पहले ही जनता वोट करके क्या कर सकती है, उसे पद से हटा सकती है। रिकॉल, हमने विधायक को 5 साल के लिए चुना, सांसद को 5 साल के लिए चुन करके भेज दिया, लेकिन अब वो सही से काम कर नहीं रहे, अपने ही निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर क्या करें? हमको तो झेलना पड़ेगा 5 साल। इंडिया में तो ऐसे ही होता है। लेकिन रिकॉल जो व्यवस्था है ये भी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगी। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में भैया वहां पर वोटिंग कराई जाएगी, काम से अगर संतुष्ट नहीं है तो वोटिंग कराई जाएगी जनता के द्वारा, और अगर पास हो गया तो फिर उन्हें फिर 5 साल के कार्यकाल से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था देखने को मिलती है। ये सब एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। एक है जनमत विचार, इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में बेसिकली क्या हो रहा है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम दोनों सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन रेफरेंडम जो है ना, इसकी शुरुआत जनता के द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 दिनों के भीतर अगर 50,000 नागरिकों के समर्थन वाला, हस्ताक्षर वाला एक जो प्रस्ताव है वो पास, मतलब प्रस्ताव जो है तैयार करके सरकार के पास जाता है, तो सरकार को जनमत संग्रह का आयोजन करना पड़ता है। तो यहां पर इनिशिएट कौन कर रहा है, जनता कर रही है। ये जो प्लेबिसाइट होता है यहां पर इनिशिएट किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर रेफरेंडम जो है इसकी शुरुआत कौन करती है, जनता करती है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया, फिर से बता देता हूं, बेसिकली बात करें 100 दिनों के भीतर 50,000 नागरिक जो है अपना हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव तैयार कर दे कि भैया इस पर्टिकुलर कानून को, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है स्विट्जरलैंड में, उसको हमको लागू नहीं करना है। तब की केस में बेसिकली क्या किया जाता है, जनमत संग्रह। तो सरकार जनमत संग्रह का आयोजन कराती है, सभी जनता जो है स्विट्जरलैंड के मतदान में हिस्सा लेती है, ठीक है। लेकिन ये जो जनमत संग्रह है इसकी शुरुआत किसके द्वारा हो रही है, जनता के द्वारा। अगर जनता ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया होता तो जनमत संग्रह नहीं होता। लेकिन प्लेबिसाइट में क्या हो रहा है, प्लेबिसाइट में बेसिकली सरकार के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाता है। जब भी किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे, राजनीतिक पुनर्गठन या सीमा विवाद पर जनता की सीधी राय मांगी जानी हो, तब सरकार इस प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि भारत जब आजाद हुआ तो अलग अलग प्रमुख देसी रियासतें थी, है ना, सभी के अपने अपने सपने थे। बहुत सारे देसी रियासतें तो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, है ना, त्रावणकोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, भोपाल की बात करें, काफी सारी देसी रियासतें थी जो शुरुआत में तो स्वतंत्र रहना चाहती थी। बाद में धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इनके प्रयासों से। तो हमको जूनागढ़ का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जूनागढ़ में बेसिकली भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, जनमत संग्रह कराया गया, और वहां पर जब जनमत संग्रह कराया गया तो अधिकांश जो जनता, 99% जो आबादी है वहां की, उन्होंने कहा कि भैया हमको भारत में सम्मिलित होना है। तो जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया, लेकिन सरकार ने कराया, वहां पर जनता ने नहीं। तो प्लेबिसाइट मतलब यहां पर भी जनमत संग्रह ही है, जनता की राय ही ली जा रही है, लेकिन इसका शुरुआत किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा। और रेफरेंडम की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है जनता के द्वारा। ये चार जो हमने डिस्कस किए, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लोकतंत्र के दो अलग अलग टाइप है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको हमने समझा। नाउ लोकतंत्र के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं एक्चुअल में, ठीक है।
तो पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के सिनारियों में सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग विचारक, अलग अलग सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, या इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, इसे उदारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि लिबरल थ्योरी भी आप बोल सकते हैं। तो लोकतंत्र का शास्त्रीय या उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है? इसके जो प्रमुख विचारक हैं इनके नाम आप याद रखेंगे, जो लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थन दे रहे हैं, उदारवादी सिद्धांत को समर्थन दे रहे हैं। जॉन लॉक की बात करें, जे.एस. मिल की बात करें, जे.जे. रूसो की बात करें, ये वो प्रमुख विचारक हैं जो ये मानते हैं कि मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, एक समझदार होता है। मनुष्य जो होता है वो समझदार होता है, विवेकशील होता है, उसे पता है सही गलत क्या है क्या नहीं है, वो सब उसे पता है मनुष्य को। तो यहां पर शासन जो है ना, रूल जो है ना, वो हमेशा जो है जनता की सहमति से चलना चाहिए। ठीक, शासन जो है वो हमेशा जनता की सहमति से चलना चाहिए। क्यों जनता की सहमति से? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में काफी समझदार है, उसे पता है उसके लिए सही क्या है, उसे पता है उसके लिए गलत क्या है। तो इस कारण से ध्यान में रखना है कि सरकार जो होती है उसका काम क्या होना चाहिए, उसका काम केवल और केवल नागरिकों के जो प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं ना, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और आप याद करो तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जो बताया गया है बेसिकली जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है, तो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, ये जो प्राकृतिक अधिकार है, केवल इन्हीं की रक्षा करनी चाहिए। किसको? सरकार को, या हम बोले राज्य को। बाकी मैटर में अगर हम लोग बात करें तो बाकी मैटर में जो नागरिक है, जो हर एक इंडिविजुअल है, वो अपना निर्णय में क्या है, अपना निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत समझदार प्राणी है। तो ये उदारवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का, जहां पर राज्य को, सरकार को मतलब बहुत ही मिनिमम इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने की बात की जा रही है। अब ज्यादा हस्तक्षेप ना करो, आप केवल व्यक्ति के जो जीवन का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, केवल वही सुनिश्चित करो। ठीक है, तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से कार्य करे, और कानून के तहत शासन होना चाहिए। ये इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। किसकी अनिवार्य शर्तें हैं? ऐसे प्रमुख विचारक, जब हम बात करें जॉन लॉक की बात करें, जे.एस. मिल की बात करें, रूसो की बात करें, जिन्होंने लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत दिया, शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी दी, जिसमें बता रहा है कि राज्य को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से कार्य करे, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विधि का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। ठीक, और राज्य को, सरकार को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। राज्य को केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करनी है, व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें जीवन की रक्षा करनी है। तो ये जो प्रमुख अधिकार है ये राज्य को प्रदान करने चाहिए, और बाकी मामलों में व्यक्ति जो है वो समझदार है। ठीक है, तो ये प्रमुख सिद्धांत है शास्त्रीय या उदारवादी सिद्धांत। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो है अभिजनवादी सिद्धांत, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी तो यही है। अभिजनवादी सिद्धांत जो है ना, इसके अलग अलग प्रमुख विचारक हम लोग देखेंगे, जैसे पेरोटा के बारे में बात करेंगे, है ना, प्रमुख तौर पे भी देख रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली अभिजनवादी सिद्धांत जो है वो कहता है कि लोकतंत्र जैसा ना मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं, ये सब मिथ्या है, फाल्स है, कुछ नहीं है। यहां पर आपको दो वर्ग देखने को मिलेंगे। एक वर्ग मिलेगा शासक वर्ग, ठीक है, जिसे कहा जाता है अभिजन वर्ग भी कहते हैं, और एक तो पूरी आम जनता, मतलब शक्ति जो है वो एक अल्पसंख्यक समूह के पास होती है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो दो गुट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है अल्पसंख्यक, जिसे बेसिकली कंसीडर किया जाता है राज्य के अंतर्गत, है ना, राज्य या आप बोले सरकार की आप बात करें तो कुछ ही लोग तो होते हैं ना यहां पर। जबकि एक वर्ग पूरा आपको देखने को मिलेगा आम जनता, ठीक है, जो बहुसंख्यक वर्ग है। ये बहुसंख्यक वर्ग में सभी की सभी पूरी जनता आ जाती है। और एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है जिसमें आते हैं कौन, सरकार के जो मेंबर्स है, जितने भी, चाहे हम बात करें नेता मंत्री, जितने भी लोगों की बात करें, विधायक सांसद सब हो गए ना, ये सब अल्पसंख्यक एक छोटा समूह है। यही छोटा समूह जो है इस बड़े समूह पर क्या करता है, शासन करता है। तो अभिजनवादी जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स, जो प्रिंसिपल दिया जा रहा है किसके द्वारा, विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा। ठीक है, अभिजनवादी सिद्धांत, यहां पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है
कि भैया दो समूह आपको देखने को मिलेंगे। एक अल्पसंख्यक समूह देखने को मिलेगा जो सुसंगठित होता है, जिसके पास काफी ज्यादा शक्ति होती है, और वही जो है बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको डेमोक्रेसी टाइप का, मतलब लोकतंत्र बोला जाए, जनता का शासन है, जनता की मर्जी से काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे प्रमुख विचारक कौन है? विल्फ्रेडो पेरेटो। विल्फ्रेडो पेरेटो की जो किताब है द माइंड एंड सोसाइटी, 1916 में इस किताब की रचना की इन्होंने, और इसमें वो एक थ्योरी दे रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स, यानी कि अभिजनों का परिसंचरण, जिसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतिहास में भी देखेंगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अभिजात वर्गों का कब्रिस्तान है इतिहास। जैसे कि अगर बात हम लोग करें तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो केवल एक अभिजन वर्ग से दूसरे अभिजन वर्ग के हाथ में घूमती रहती है। इन्होंने अभिजनों को भी दो प्रवृत्तियों में बांटा है। ठीक है, मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय जिसके पास ज्यादा शक्तिशाली, मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, केवल यही जो है वो सत्ता या शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं, और सत्ता जो है एक अभिजन समुदाय से दूसरे अभिजन समुदाय में जाती है। जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं समझाने की कोशिश करूं तो मौर्य काल आपको देखने को मिला, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। मौर्य काल के बाद प्रमुख तौर पर जो सत्ता उभर करके आई, गुप्त काल की आई। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी की बात करें, गुप्त वंश की हम लोग बात करें, तो वहां पर जो अलग अलग जो रूलर्स है उन्होंने शासन व्यवस्था में मतलब अपनी भागीदारी निभाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर गुप्त काल, जहां पर प्रमुख बड़े बड़े सम्राट आए। ठीक है, तो यहां पर जनता जो है वो डायरेक्टली शासन व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभा रही है, एक अभिजात वर्ग से दूसरे अभिजात वर्ग को शासन जा रहे हैं। मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत आ जाता है, अलग अलग राजा महाराजा वहां पर आए, फिर मुगल काल आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो अभिजनों का परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स, शासन जो है, सत्ता जो है, एक अभिजन वर्ग से दूसरे अभिजन वर्ग के हाथ में जा रही है। और पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे तो अभिजात वर्गों का ही कब्रिस्तान है। इन्हीं के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास में भी, अगर हम लोग बात करें तो वही बताने की कोशिश की जा रही है। अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सत्ता को जो प्राप्त है दो तरीके से किया जाता है, या तो शेर बनकर फुल पावर से, या तो लोमड़ी की तरह चालाकी से। जैसे कि हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त का बात कर ले, समुद्रगुप्त की बात कर ले, गुप्त वंश के प्रमुख सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने काफी मतलब बेसिकली हम लोग बात करें तो अपनी सेना के दम पर, युद्ध के बलबूते काफी जो है बेसिकली हम लोग बात करें तो अपना राज्य का विस्तार किया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो शेर की भांति जो अपने बल से, अपनी सैन्य शक्ति से, अपनी शक्ति से राज करते हैं। ठीक है, जैसे कि समुद्रगुप्त की बात करें। लेकिन वहीं पर आपने बेसिकली बात करें चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, जब नंद वंश का जब शासन चल रहा था, घनानंद को पराजित करने के लिए, उन पूरे नंद वंश का विनाश करने के लिए उन्होंने शेर की भांति कार्य नहीं किया, उन्होंने लोमड़ी की तरह चालाकी से, कूटनीति से नंद वंश का खात्मा किया और मौर्य वंश की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है यहां पर, जो चालाकी से, कूटनीति से, सौदेबाजी से शासन चलाते हैं लोमड़ी की तरह। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जांपल ले ले, है ना, या हम बात कर रहे थे चाणक्य की बात कर रहे थे, तो वो जो शासन व्यवस्था, मतलब जो सत्ता प्राप्त करने की जो बेसिकली तकनीक है, वहां पर वो कैसी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, चालाकी से। ठीक है, तो अलग अलग बोल सकते हैं हम लोग तरीके से सत्ता को प्राप्त किया जाता है। कोई शेर की भांति प्राप्त करता है, कोई लोमड़ी की भांति प्राप्त करता है, लेकिन अल्टीमेटली देखने को ही मिलेगा कि एक अभिजात वर्ग से दूसरे अभिजात वर्ग की ओर ही शासन जाता है। यहाँ पर जनता की जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से मानी जाए, या जनता शासन व्यवस्था में भूमिका निभाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये बताने की कोशिश की जा रही है विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा। ठीक है, तो अभिजनवादी सिद्धांत ये एक विचारक हो गए। दूसरे जो प्रमुख विचारक की हम लोग बात करेंगे वो है गायतानो मोस्का। गायतानो मोस्का जो अपनी किताब है द रूलिंग क्लास, 1896 में इस किताब को लिखा उन्होंने, जिसमें वो क्या बता रहे हैं, एक वर्ग होता है शासक वर्ग और एक वर्ग होता है शासित वर्ग। तो शासक वर्ग बनाम शासित वर्ग, लोकतंत्र आज इंडिया में है हम लोग बोल रहे हैं, तो शासक वर्ग के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, जितने विधायक है, सांसद है, मिनिस्टर्स है, सब आ जाएंगे शासक वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, इवन जुडिशरी के मेंबर्स भी आ जाएंगे, न्यायपालिका के। और शासित वर्ग मतलब आप हो गए, मैं हो गया, हम सभी हो गए। ठीक है, जिन पर एक्चुअल में शासन जो है किया जा रहा है। ठीक,
तो बेसिकली गायतानो मोस्का जो है द रूलिंग क्लास अपनी किताब में बता रहे हैं कि शासक वर्ग बनाम शासित वर्ग, इस सिद्धांत के अंतर्गत तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव समाज हमेशा दो वर्गों में बटा होता है। एक वर्ग है जो शासन करता है, द रूलिंग क्लास, और वो किस पर शासन करता है? वो शासन करता है असंगठित बहुसंख्यक पर, आप हो गए, मैं हो गए, पूरी आम जनता पर, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है शासित वर्ग। तो संगठित अल्पसंख्यक हमेशा असंगठित बहुसंख्यक पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ये बता कौन रहे हैं? गायतानो मोस्का बता रहे हैं। द रूलिंग क्लास इनकी किताब का नाम है, जिसको लिखा उन्होंने कब? 1896 में। क्लियर? तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो तीसरे प्रमुख विचारक हैं वो है रॉबर्ट मिशेल्स। तो अभिजनवादी सिद्धांत जो है वो ऐसा सिद्धांत है लोकतंत्र का जहां से काफी सारे विचारकों के बारे में प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में ध्यान में रखना है। विल्फ्रेडो परेटो के बारे में हमने देखा, गायतानो मोस्का के बारे में देखा, नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं रॉबर्ट मिशेल्स के बारे में। तो इनकी किताब का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। 1911 में इस किताब को लिखा उन्होंने, जिसमें वो एक बोल सकते हैं हम लोग एक थ्योरी दे रहे हैं। इसका नाम है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लौह नियम। ठीक है, इसमें भी वो क्या बता रहे हैं? मिशेल्स के अनुसार कोई भी संगठन या राजनीतिक दल जो है, चाहे बाहर से कितना भी लोकतांत्रिक आपको दिखे, लेकिन समय के साथ उसकी जो वास्तविक सत्ता है ना, वो शीर्ष के 4-5 बड़े नेताओं के हाथों में ही सिमट करके रह जाती है। तो ये बताने की, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अल्पसंख्यक जो संगठित समुदाय हो बहुसंख्यक असंगठित समुदाय पर शासन कर रहा है, जो गायतानो मोस्का ने बताया वहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन ये उसमें भी एक स्टेप आगे चलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक संगठित समुदाय जो होता है ना, उसमें भी सारे के सारे लोग जो हैं वो शासन व्यवस्था में सेम, मतलब उनके पास सेम पावर नहीं होती, समान भूमिका नहीं निभाते। उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई भी संगठन हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बाहर से कितना भी लोकतांत्रिक दिखे, लेकिन उसकी वास्तविक सत्ता जो है 4-5 बड़े नेताओं के हाथों में रहेगी। जब चुनाव आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, चुनाव आ जाएगा, ठीक है, चलो केंद्र लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव आ जाएगा। अब 543 करेंट टाइम पर लोकसभा की सीटें हैं। तो यहां पर आपको बीजेपी पार्टी के, जैसा हम लोग एग्जांपल लें, तो 4 से 5 जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं, है ना, इसके अलावा हम और किसको ले ले? निर्मला सीतारमन जी को ले लेते हैं। तो 4-5 जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, प्रमुख जो नेता है, वही एक्चुअल में डिसाइड करेंगे कि हम जो चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव जब होगा तो किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या घोषणा पत्र में हमको चीजें शामिल करनी है, ठीक है, कैसे जनता का जो भरोसा है हमको जीतना है, या किस निर्वाचन क्षेत्र से किस प्रतिनिधि को चुनाव लड़ाना है, किसको टिकट देनी है पार्टी की। ठीक है, तो ये जो सारे जो निर्णय है, बड़े बड़े प्रमुख निर्णय है, वो शीर्ष के 4 से 5 बड़े नेता ही लेते हैं। ये एक्चुअल में रियलिटी है। ये राज्य में भी जब चुनाव होगा विधानसभा में, ठीक है, जो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, जो बेसिकली जो मतलब फैसले जो है, डिसीजंस जो लिए जाने हैं, वो एक बंद कमरे के भीतर 4 से 5 लोग ही मिलकर के लेंगे। भले हमको देखने में लगेगा नहीं यार कांग्रेस पार्टी है, या बीजेपी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो लोकतांत्रिक है, सभी के मतलब बोल सकते हैं हम लोग, जो मतलब बातें हैं उन्हें सुनी जाती है, निर्णय जो है वो बहुमत से लिए जाते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, किसी भी सिस्टम में आप देखेंगे, जो लीडर्स जो है 4 से 5 जो बड़े प्रमुख नेता आपको देखने को मिलेंगे, वही एक्चुअल में सारे जो निर्णय है वो लेते हैं। तो ये बताया जा रहा है अल्पतंत्र का लौह नियम, द लॉ ऑफ ओलिगार्की, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हम लोग बोले। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो किताब है रॉबर्ट मिशेल्स की, उसमें उन्होंने सिद्धांत दिया। अगले जो प्रमुख विचारक है वो है सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स बेसिकली हम बात करें अमेरिका के हैं। इनकी किताब है द पावर एलाइट, 1956 में इस किताब को उन्होंने लिखा, जिसमें वो क्या बता रहे हैं? पावर एलिट त्रिकोण, यानी कि ट्राइपैराइट पावर एलाइट के बारे में बता रहे हैं। अमेरिका के हैं तो अमेरिका के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि भैया अमेरिका में ना लोकतंत्र क्या है? एक छलावा है, एक मिथ है, एक भ्रम है। क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि वहां 3 प्रमुख केंद्रों का एक जो गुट है वही पूरी सत्ता को नियंत्रित करता है। सी राइट मिल्स अमेरिका के कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र है वो बस एक छलावा है। क्यों छलावा है? क्योंकि एक्चुअल में वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो 3 प्रमुख गुट का मिला करके एक जो सत्ता बन रही है उनके द्वारा लिया जा रहा है। एक गुट में तो भैया प्रमुख राजनेता आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति महोदय,
उनके सलाहकार सभी आ गए। ठीक है, तो प्रमुख राजनेता ये आ गए एक गुट में। दूसरे गुट में सेना के शीर्ष जनरल, सैन्य प्रमुख, ये सब आ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो सेना है विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। ठीक है, और तीसरे गुट में बड़े कारपोरेट घराने आ जाते हैं, जो पूंजीपति वर्ग देखने को मिल रहा है। एलन मस्क की बात करें, ठीक है, या मार्क जकरबर्ग की बात करें, तो जितने बड़े बड़े पूंजीपति बेसिकली जो है कारपोरेट घराने हैं, ये सब आ जाते हैं। इन तीनों के द्वारा ही मिलजुल कर बेसिकली क्या किया जाता है, सत्ता बेसिकली नियंत्रित की जाती है इनके द्वारा ही। क्योंकि अमेरिका में कोई भी नियम कानून जो है वो इस पूंजीपति जो घराना है, कारपोरेट घराना है, अगर इनके खिलाफ जाकर के बने तो भैया वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो विरोध में आ जाएंगे ना, तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो तो प्रभावित हो जाएगी। तो सरकार ऐसे फैसले ले ही नहीं सकती जिनसे इन बड़े बड़े पूंजीपतियों का नुकसान हो। तो वही बताने की कोशिश की जा रही है सी राइट मिल्स के द्वारा। अमेरिका के थे तो अमेरिका के कंटेक्स्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी किताब का नाम है द पावर एलाइट, जिसमें बता रहा है कि भैया पावर जो है वो तीन प्रमुख बेसिकली आपको किसमें देखने को मिलेगी, केंद्र में देखने को मिलेगी। प्रमुख राजनेता के पास है, सैन्य अधिकारियों के पास है, और प्रमुख राजघराने जो आपको देखने को मिलेंगे, कारपोरेट घराने, पूंजीपति वर्ग, उनके पास है। ठीक है, तो ये अभिजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत देख रहे हैं सारी चीजें ना। अभी सेकंड सिद्धांत ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद है जोसेफ शुम्पेटर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। किताब का नाम आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1942 में इस किताब को लिखा उन्होंने। ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसमें वो बता रहे हैं लोकतंत्र का बाजारवादी मॉडल, कंपिटिटिव मार्केट मॉडल, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया लोकतंत्र जो है एक बाजार की तरह है, जहां नेता क्या है, दुकानदार है। नेता दुकानदार है तो नेता बेच क्या रहा है, नेता कुछ नहीं बेचता भाई। नेता घोषणा पत्र बनाता है और उसमें बताता है कि भैया ये सारी जो चीज है आपको मिलने वाली है, अगर आप हमें वोट देंगे तो मिलता जाता कुछ नहीं है ना। तो नेता क्या है, एक दुकानदार है जो बेचने की काम कर रहा है, मतलब जो वादे बेच रहा है, एक प्रकार से हम बोले तो जो सपने बेच रहा है ना, यही बोल सकते हैं ना। तो नेता क्या बेचता है, दुकानदार है तो नेता सपने बेचेगा। अच्छे दिन आएंगे जैसे मोदी जी, है ना, तो सपने बेचते हैं नेता जो रहते हैं, वो वादे बेचेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। ठीक, और जनता क्या है, जनता जो है वो ग्राहक है। अब जनता तो भैया बिक जाएगी ना यार। ठीक है, देखती है कुछ ऐसा मिलने वाला है उम्मीद में कि हाँ भाई आगे की जो लाइफ है वो अच्छी होगी, इसी उम्मीद में वोट दे देती है। ठीक है, बट मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो जनता क्या है, ग्राहक है। जनता सिर्फ यह चुनती है कि अगली बार किस दुकानदार से क्या लेना है, सामान लेनी है, मतलब नीतियां खरीदनी है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है किसके द्वारा, जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इनकी किताब है। 1942 में इस किताब को लिखा उन्होंने, जिसमें लोकतंत्र का बाजारवादी मॉडल दिया, यानी कि कंपिटिटिव मार्केट मॉडल, जिसमें बता रहे हैं किसने कहा ना, अगर पूछा जाएगा किसने कहा भैया कि भैया लोकतंत्र का बाजारवादी मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है, लोकतंत्र एक बाजार की तरह है, ये कथन किसने कहा, तो आप याद रखेंगे जोसेफ शुम्पेटर का नाम। क्लियर, तो ये प्रमुख है अभिजनवादी सिद्धांत लोकतंत्र के। नाउ इसके बाद हम देखते हैं बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत जिसके प्रमुख प्रणेता हम बोल सकते हैं रॉबर्ट डहल को, पहले भी इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो रॉबर्ट डहल जो बहु अभिजन तंत्र के बारे में बताते हैं, है ना, पॉलीआर्की के बारे में बताते हैं। इनकी दो प्रमुख किताबें हैं, एक तो है हु गवर्न्स 1961 में लिखी जिसे, और एक किताब 1956 में इन्होंने लिखी अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। और डाहल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता जो है वो किसी एक गिरोह के पास नहीं होती। अभी हम लोग देख रहे हैं अभिजनवादी सिद्धांत हमने देखा, जिसमें बताया गया कि सत्ता जो है किसके पास होती है, एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो सुसंगठित है, जो शक्तिशाली है, उसके पास ही सत्ता होती है, ये अभिजनवादी सिद्धांत कहता है। और वो शक्तिशाली जो समुदाय है, अल्पसंख्यक जो है, वो शासन करता है बहुसंख्यक पर जो असंगठित होता है। ठीक है, तो एक संगठित अल्पसंख्यक समुदाय के पास ही सत्ता होती है, और यहीं से एक अल्पसंख्यक संगठित समुदाय से सत्ता दूसरे अल्पसंख्यक संगठित समुदाय के हाथ में जाते रहती है। बस यही होता है, ये अभिजनवादी सिद्धांत बता रहा है। और बहुलवादी सिद्धांत बेसिकली क्या बताया जा रहा है, रॉबर्ट डहल जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अभिजनवादी सिद्धांत की एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं आलोचना कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सत्ता किसी एक गिरोह के पास नहीं होती। मेरे भाई आप गलत बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भैया सत्ता जो है विभिन्न दबाव समूह के पास होती है, जैसे कि किसान का एक अलग दबाव समूह मिलेगा,
मजदूर संघ मिल जाएगा मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए व्यापारियों का एक संघ मिल जाएगा, छात्रों के लिए छात्र संघ मिल जाएगा। तो अलग अलग जो दबाव समूह है ना, इनमें एक्चुअल में ना सत्ता जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और डाहल ने बताया कि वास्तविक लोकतंत्र भैया पॉलीआर्की है। पॉलीआर्की मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बहु अभिजन तंत्र कहने का मतलब है सत्ता किसी एक अल्पसंख्यक संगठित समुदाय के पास नहीं होती है। सत्ता तो बोल सकते हैं हम लोग अलग अलग बेसिकली जो दबाव समूह आपको देखने को मिलेंगे उनके पास होती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब बेसिकली सरकार जो है कृषि कानून बनाएगी तो किसान संघ जो है वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि भैया हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीजें। जैसा आपने देखा ना पिछली बार कृषि कानून जो बनाया गया था, किसान संघ इसके खिलाफ आ गए तो सभी ने मोर्चा खोल दिया, दिल्ली में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या हुआ? सरकार को तीनों कृषि कानून जो है वापस लेने पड़े। यही बताने की कोशिश की जाए जब सरकार जो है वो लेबर लॉ लेकर के आती है तो वहां पर जो मजदूर संघ है वो सरकार से नियम कानून जो है अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित करने की क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। तो दबाव बनाया जाता है सरकार के द्वारा। अभी छात्रों के द्वारा बेसिकली दबाव बनाया गया। अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक छात्र आंदोलन था। अगर इतिहास में जब पढ़ेंगे इससे बाद में आगे चलकर तो एक छात्र आंदोलन था जिसमें बेसिकली नीट के पेपर के जो नीट का पेपर जो लीक हुआ उसके अगेंस्ट बेसिकली इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां पर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया गया तो दबाव बनाया गया। तो सीजेपी एक एक्चुअल में दबाव समूह है ना, एक पॉलिटिकल नाम में भले पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है, दबाव समूह एक प्रेशर ग्रुप है जो बेसिकली क्या कर रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजों को अपने अकॉर्डिंग किया जा सके, है ना, जो डिसीजन मेकिंग है उसको अपने पक्ष में लिया जा सके। इसी प्रकार से झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल ही रहा है, आपको पता ही है। तो वही सारी बात यहां पर की जा रही है। तो अलग अलग जो दबाव समूह है उनके पास एक्चुअल में पावर होता है, वो अपने हिसाब से चीजों को परिवर्तित करते हैं। इस कारण से बताया जा रहा है कि सत्ता भैया किसी एक गिरोह के पास नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? अगर वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट जो है वो जरूर बेसिकली ड्रॉप करेंगे कमेंट बॉक्स में, बताने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चौथा सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं सहभागी लोकतंत्र। नाम से स्पष्ट है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पर पार्टिसिपेट किया जाएगा सभी के द्वारा। तो दो प्रमुख यहां पर विचारक है, एक तो है कैरोल पेटमैन, इनकी किताब का नाम है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1970 में इस किताब को लिखा उन्होंने। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सहभागी लोकतंत्र तो यहां पर केवल 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। वो बता रहे हैं कि भैया कार्य स्थल हो गए, दफ्तर हो गए, स्थानीय स्तर, सभी पर नागरिकों की ना सीधी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 5 साल हुआ, वोट दिए हमने, बात खत्म, अब अगली बार हमको मौका मिलेगा फिर से 5 साल बाद। तो ये लोकतंत्र नहीं है। यहां पर भैया जनता की भागीदारी है वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए। हर कार्य स्थल पर चले जाए, कोई फैक्ट्री में चले जाए, अब वहां पर कोई नियम कानून बनाया जा रहा है तो भैया बिना मजदूरों की सहमति के नियम कानून क्यों बनाया जाए? काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किए गए बिना मजदूरों के निर्णय को जाने, मत को जाने, तो ये मतलब नहीं हुआ ना, ये मजा नहीं आया। तो यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है सहभागी लोकतंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें बता रहे हैं कि भैया केवल 5 साल में एक बार वोट डालना लोकतंत्र नहीं है, बल्कि कोई भी मेजर कुछ स्टेप लिया जा रहा है तो वहां पर जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सीबी मैकफर्सन, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, 1977 में इस किताब को लिखा उन्होंने, जिसमें वो क्या बता रहे हैं कि भैया लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है, इंसान की विकासात्मक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, न कि केवल मुनाफा कमाना। तो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम बात करें, उनका जो स्किल है वो इंप्रूव होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, तब जाकर के लोकतंत्र का कोई मतलब है। ये बताया जा रहा है सीवी मैकफर्सन के द्वारा। ये जो सिद्धांत है ये सहभागी लोकतंत्र, जिसमें ये बताया जा रहा है कि केवल 5-5 साल में जब आएगा ना तो वोट बस देना नहीं है, बल्कि इस 5 साल के पूरे ड्यूरेशन में भी जनता की जो है भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सहभागी लोकतंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पांचवा जो सिद्धांत है वो है विमर्शी लोकतंत्र, या बोल सकते हैं हम लोग संवादात्मक लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, दो प्रमुख विचारक हैं, एक है यूर्गेन हेबरमास, जो बेसिकली बता रहे हैं कि लोकतंत्र का जो अर्थ है वो केवल वोट गिनना नहीं है, बल्कि बिना डर या दबाव के खुली बहस और तर्क संगत संवाद करना है। हम अभी क्या देख रहे हैं, संवादात्मक लोकतंत्र, संवाद की बात की जा रही है। मतलब हर व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है,
तो यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो उस अधिकार की पूर्ति भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। संवाद जो है वो किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ना सरकार की कुछ आलोचना की जाती है, तो फिर सरकार फिर क्या करती है, आपको पता ही होगा, फिर वो व्यक्ति दिखता नहीं है ना। अब हमारे यहाँ तो फिर भी मतलब काफी आजादी है बोलने की, बट फिर भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। अपनी आलोचना जो है सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती। सरकार जो मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। जिस भी पार्टी की सरकार होती है ना, जब आलोचना की जाती है ना, तो उनको मतलब झेल नहीं पाते वो। चाइना में तो और भी बुरी स्थिति है। चाइना में तो अगर कोई सरकार की आलोचना कर दे तो अगले दिन से वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो संवादात्मक लोकतंत्र में वही बात हो रही है भैया, कि यहां पर ना लोकतंत्र का अर्थ मतलब वोट गिनना नहीं है। बस चुनाव आया, आपने वोट किया, अब उसके बाद आप दिखाई मत दो। सरकार तो यही चाहती है ना, आप वोट दो, उसके बाद दिखाई मत दो, उसके बाद अपनी कंप्लेन लेकर के मत आओ। लेकिन इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। संवादात्मक लोकतंत्र मतलब बिना डर के, बिना दबाव के, भाई आप खुली बहस कर सको, अपनी बातें रख सको सरकार के पास। ये बेसिकली बात है। अमर्त्य सेन और जोशुआ कोहेन, ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली बताया जा रहा है। अमर्त्य सेन ने तर्क दिया है कि भारत में प्राचीन काल से ही विमर्श की बात करें, सार्वजनिक संवाद और बहस की मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा रही है। ठीक है, ये अमर्त्य सेन के द्वारा बेसिकली बताया जा रहा है। भारतीय विचारक है, नोबेल प्राइज विजेता है। अब पहले के समय पर अगर चले जाएंगे ना, प्राचीन समय में सभा और समिति नाम की दो संस्था हुआ करती थी भारत में, जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखने को मिलता था। तो भारत में प्राचीन समय से ही इस प्रकार की जो प्रणाली है, संवाद जो है वो चला आता रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है अमर्त्य सेन के द्वारा। ये प्रमुख विचारक है जो बता रहे हैं कि भैया संवादात्मक लोकतंत्र होना चाहिए। इन्होंने संवादात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, जिसमें संवाद को प्रमुखता दी इन्होंने। और छठवां जो सिद्धांत हम लोग देखेंगे, जो बेसिकली है सहमति आधारित लोकतंत्र। तो सहमति आधारित लोकतंत्र, यहां पर एक प्रमुख विचारक है आरेंड लिस्फार्ट। इनकी किताब का नाम है डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज, 1977 में इन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने 4 स्तंभ प्रदान करने की कोशिश की। ये बेसिकली सहमति आधारित लोकतंत्र की बात की जा रही है। किसी ऐसे समाज में जहां पर आपको ज्यादा विविधता देखने को मिले, मतलब अलग अलग जाति के लोग हों जहां पर, या अलग अलग धर्म के लोग हों, या अलग अलग बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं भाषा बोलने वाले लोग हों, तो वहां पर जो चीजें हैं ना, उनको मतलब व्यवस्थित करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर सभी की सहमति जरूरी है। अलग अलग भाषा के लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो सभी के मध्य सहमति होना जरूरी है, तब जाकर के वो सही तरीके से एक साथ मिलकर के रह पाएंगे, जैसे कि भारत में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आरेंड लिस्फार्ट जो है, उन्होंने अपनी किताब डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज में 4 स्तंभ दिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर किसी सोसाइटी में मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया बेल्जियम का, स्विट्जरलैंड का, या लेबनान की बात करें। यहां पर वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 स्तंभों का होना जरूरी है, तब जाकर के डेमोक्रेसी सही तरीके से आपको देखने को मिलेगी। पहला उन्होंने बताया कि एक होना चाहिए महागठबंधन, यानी कि जितने भी प्रमुख समूह हैं, है ना, सभी की सरकार में क्या होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए। दूसरा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि भैया आपसी वीटो। ठीक है, महागठबंधन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 4 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और चारों की जो भूमिका है शासन व्यवस्था में रहती है। ठीक है, जिस पार्टी को जितना वोट परसेंटेज मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनको पार्लियामेंट में वहां पर सीटें जो है अलॉट की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आपको पता है, वहां पर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई एक व्यक्ति का वहां पर मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर आपको कार्यपालिका में 7 सदस्य देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो 7 सदस्यों में बेसिकली अगर हम लोग बात करें 7 मेंबर्स में, तो 4 जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो 3 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, उनको 2-2 जो बेसिकली सीटें हैं कार्यपालिका में प्रदान की जाती है, और 1 सीट जो मिलती है वो चौथी पार्टी को मिलती है। ठीक है, तो वो महागठबंधन का एग्जांपल हो गया, जो सभी, जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल दिया, प्रमुख राजनीतिक दल का एग्जांपल दिया, तो यहां पर जो लिखा है सभी समूहों की सरकार, तो सभी जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें शासन व्यवस्था में भागीदारी मिल गई उनको। ठीक है, ये महागठबंधन हो गया। दूसरा है आपसी वीटो, हितों की रक्षा करने हेतु वीटो। अब स्विट्जरलैंड का ही एग्जांपल लेते हैं। स्विट्जरलैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 प्रमुख भाषाएं वहां पर बोली जाती है। जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, और हो गई रोमांस। ठीक है, 4 प्रमुख भाषाएं वहां पर बोली जाती है। अब ऐसा ना हो ना कि 4 प्रमुख भाषा बोलने वाले लोग हों,
और पता चला कि किसी एक भाषा वर्ग के जो लोग हैं वही सत्ता में है, तो फिर वो ऐसा कानून बनाएंगे जिससे केवल उन्हीं की भाषा को प्रमोट किया जाएगा और बाकी जो 3 भाषाएं बोली जा रही है उनको डोमिनेट किया जा सकेगा। ऐसा होता ही है जनरली। तो ये न हो, इसी कारण से क्या देखने को मिलना चाहिए, आपसी वीटो, यानी कि हितों की रक्षा करने हेतु वीटो। अगर कोई भी मतलब किसी भी वर्ग के बोल सकते हैं हम लोग अधिकार में कटौती हो रही है तो वो इसका खंडन कर सके, वो इसको रोक सके। तो सभी जो अलग अलग समूह है, चाहे वो समूह भाषा के बेसिस पे बने हो, चाहे वो धर्म के बेसिस पे बने हो, चाहे वो जाति के बेसिस पे बने हो, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो डजेंट मैटर कि किस प्रकार के समूह की बात की जा रही है, लेकिन सभी के पास बेसिकली आपसी वीटो का ये जो है ना अधिकार जो होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ जाकर के कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वो वीटो कर सके, वो मना कर सके। अनुपातिकता, आबादी के अनुसार पद, जैसे कि जिस पार्टी को जितनी परसेंट सीटें मिली, जितने परसेंट वोट मिले हैं उतनी परसेंट उसको सीटें मिल गई। तो अनुपातिकता का एक एग्जांपल हो गया, जैसे स्विट्जरलैंड में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी के कंटेस्ट में। और एक है स्वशासी स्वायत्तता, यानी कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता। हर बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग वर्ग को बेसिकली उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 4 अलग अलग ना स्तंभ बताए गए, किनके द्वारा बताया गया, आरेंड लिस्फार्ट के द्वारा बेसिकली बताया गया है ये। और ये जो है वो सहमति आधारित लोकतंत्र की बात करते हैं अपनी किताब डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज में। ठीक है, जहां पर आपको विविधता देखने को मिलेगी वहां पर ये सारी चीजें होनी चाहिए लोकतंत्र के लिए। ठीक, तो ये प्रमुख सिद्धांत है। नौ लोकतंत्र की कुछ लहर जो आई है, जो 3 प्रमुख लहर आई उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है उन्होंने बेसिकली लोकतंत्र की 3 लहर का कंसेप्ट दिया। आपको पूछा जा सकता है इनके नाम के बारे में, है ना। तो सैमुअल पी हंटिंगटन का नाम आपको याद रखना है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की पहली लहर जो है वो 1828 से 1926 के बीच की थी। क्यों? क्योंकि इस समय काल में क्या देखा जा रहा है, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से पश्चिमी देशों में क्या हुआ है, मताधिकार का विस्तार हुआ, वोटिंग राइट्स जब आया। ठीक है, 1828 से 1926 के बीच का जो समय काल है वो लोकतंत्र की प्रथम लहर लेकर के आता है। क्योंकि काफी सारे जो देश हैं वो अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुए और उसके चलते नागरिकों में, लोगों में बेसिकली अपने अधिकारों का बेसिकली हम बोल सकते हैं एहसास हुआ उन्हें। और फिर हम क्या देखते हैं, सरकार ने उन्हें वोटिंग राइट्स प्रदान किए, है ना। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। सेकंड जो लहर आता है, द्वितीय लहर जिसे कहा जाता है, 1943 से 1962 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे डेमोक्रेसी का सेकंड लहर कहा गया, सेकंड वेव कहा गया। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा बताया जा रहा है पहली बात। और ये अपनी किताब द थर्ड वेव 1991 में इस किताब को लिखा गया सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा। तो द थर्ड वेव जो किताब है वो किसने लिखा, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा। इसी द थर्ड वेव किताब में वो लोकतंत्र की 3 लहर बता रहे हैं। पहली लहर कब से कब तक है, 1828 से 1926 के बीच। दूसरी लहर कब से कब तक है, 1943 से 1962 के बीच। और तीसरी लहर जो है वो 1974 से 1990 के बीच। सेकेंड वेव में बेसिकली देखा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेशिकरण हुआ, अलग अलग जो बेसिकली एशिया के देश है, अफ्रीका के जो देश हैं, जो पहले कॉलोनीज हुआ करते थे, है ना, यूरोप के प्रमुख देशों के, तो अब वहां पर उपनिवेशीकरण हुआ, वो स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे। तो यहां पर सेकेंड वेव देखने को मिलता है, क्योंकि जो अलग अलग जो देश बने, जैसे कि भारत की हम बात करें, जर्मनी हो गया, जापान, नाइजीरिया, ये सब जो स्वतंत्रता प्राप्ति कर रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, यहां पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, आजाद हुए और लोकतंत्र देखने को मिलेगा आपको। श्रीलंका की बात करें, है ना, म्यांमार की बात करें, तो सब आजादी प्राप्त कर रहे हैं। और वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जा रही है, लोकतांत्रिक, जहां पर जनता का शासन होगा, जनता डायरेक्टली भूमिका निभाएगी शासन व्यवस्था में, तो मतदान कराया जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, कोई राजतंत्र तो नहीं था, कोई धर्मतंत्र नहीं था, ना कोई कुलीन तंत्र था, क्या सिस्टम था, लोकतंत्र था। ठीक है, ये सेकेंड वेव हो गया। और थर्ड वेव देखने को मिलता है 1974 से 1990 के बीच, जो कार्नेशन रिवॉल्यूशन हुआ पुर्तगाल में। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और सोवियत संघ का बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं, सोवियत संघ का जो पतन हुआ 1991 के समय काल में, इस समय बेसिकली देखा जा रहा है ये थर्ड वेव है। तो अ थर्ड वेव, ये किताब का नाम है ना, द थर्ड वेव किताब का नाम है। किसकी किताब का, सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब का, जिसमें वो 3 वेव्स बता रहे हैं लोकतंत्र के।
1828 से 1926, 1943 से 1962 और 1974 से 1990 तक। क्लियर है? तो बस इतनी सी बातें हैं, मैं आपको केवल स्पेसिफिक चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा फोकस है, मेरा जो पर्पस है वो केवल इतना है कि आपका सिलेक्शन हो सके, कम से कम चीजों को पढ़कर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, ये मेरी कोशिश है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। नाउ इसके बाद एक कंसेप्ट है प्रक्रियात्मक बनाम तात्विक लोकतंत्र। ये क्या है? एक छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ यहां पर दिमाग खपाने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी कि बात की जा रही है केवल और केवल प्रक्रिया की, प्रोसीजर की बात की जा रही है। और एक होता है तात्विक यानी कि वास्तविक लोकतंत्र की बात की जा रही है। तो यहां पर इसके अर्थ को अगर हम लोग समझें तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र बोलता है कि भैया केवल नियम जो है, केवल कानून जो है, जो सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, है ना, चुनाव कराने की औपचारिकता है, केवल इन्हीं पर फोकस होना चाहिए। यानी कि सरकार जो है ना केवल नियम कानून बनाने पर फोकस करे। संविधान बनाया गया, संविधान के तहत अधिकार दिए गए ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, खैर वो तो अब चले गया, कानूनी अधिकार हो गया वो, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान बनाया सरकार ने, मतलब संविधान सभा ने बनाया, मतलब राज्य नहीं तो बनाया, ठीक है। तो वो जो संविधान के तहत जो नियम कानून, जो सारे जो डॉक्यूमेंटेशन किए गए हैं, सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन सभी से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। केवल नियम कानून, केवल प्रक्रिया पर ध्यान रखना है। या पार्लियामेंट जो भी कानून बना रही है केवल उन्हीं पर ध्यान रखना है। तो प्रक्रिया पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। नियम कानून का उल्लंघन होगा अगर तो सजा मिलेगी, नियम कानून का उल्लंघन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल यहां पर प्रक्रिया पर फोकस। जबकि वास्तविक लोकतंत्र या तात्विक लोकतंत्र की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है? सामाजिक आर्थिक न्याय पर फोकस किया जा रहा है। मतलब सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही उन पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि केवल सरकार ने नियम कानून बना दिए बस काम हो गया, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में मतलब हर जो व्यक्ति है उसके पास बुनियादी सुविधाएं तो होनी चाहिए ना, अदरवाइज लोकतंत्र का मतलब ही क्या हुआ फिर, ठीक है। तो यही बात बेसिकली बताई जा रही है, यही एक कोर कंसेप्ट अगर बात करें तो ये केवल प्रक्रिया पर फोकस कर रहा है। संसद ने अपना काम कर दिया, कानून बनाकर, बात खत्म। लेकिन नहीं, मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा कि भैया कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वो अगर बीमार है, इलाज कराने के लिए सुविधा नहीं है, तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के आओ, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना लेकर के आओ। तो ये सब, वृद्धावस्था है, पेंशन नहीं मिल रही तो वृद्धावस्था पेंशन योजना लेकर के आओ। तो सरकार जो योजनाएं लेकर के जो आती है वो इस कारण से, ताकि वास्तविक दृष्टिकोण से जो लोकतंत्र है ना वो स्थापित हो सके। तो वास्तविक लोकतंत्र में क्या किया जा रहा है? सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने पर फोकस किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं लाए जाते हैं वो इसीलिए लाए जाते हैं। प्रक्रियात्मक में केवल प्रक्रिया पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। सफलता का पैमाना क्या है? प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की सफलता का पैमाना यह है कि भैया नियमित चुनाव हो रहे हैं, हर 5-5 साल में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भाग ले रही है, ठीक है, तो लोकतंत्र है। जबकि वास्तविक लोकतंत्र की सफलता तब सुनिश्चित हो पाएगी जब समाज में भूखमरी की स्थिति नहीं रहेगी, गरीबी की स्थिति नहीं रहेगी, लैंगिक भेदभाव, महिला पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं रहेगा, तब जाकर के वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के जो प्रमुख समर्थक है, जोसेफ शुम्पेटर, रॉबर्ट डाहल, ये जो है वो समर्थन दे रहे हैं कि भैया प्रक्रियात्मक लोकतंत्र होनी चाहिए, सरकार को केवल प्रक्रिया पर, नियम कानून पर फोकस करना चाहिए, न कि समाज की कल्याणकारी नीतियों पर। अमर्त्य सेन, सीबी मैकफर्सन, ये सब जो प्रमुख विचारक हैं वो समर्थक है वास्तविक लोकतंत्र के। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र में क्या अंतर है, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा कुछ है नहीं, लोकतंत्र की प्रमुख आलोचनाएं हैं, है ना। जो प्रमुख आलोचनाएं की गई हैं, एक तो प्लेटो और अरस्तु, क्योंकि अपने समय काल में इन्होंने क्या देखा? प्लेटो ने तो देखा भैया उनके जो गुरु है सोक्रेटिस, क्योंकि एथेंस में लोकतंत्र हुआ करता था, फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, मतलब लोकतंत्र तो था लेकिन बेसिकली जो अधिकार हैं वो सारे के सारे लोगों को नहीं थे। महिलाओं के साथ जो है वो बेसिकली भेदभाव किया जाता था, या दासों के साथ, दासों को तो नागरिक ही नहीं माना जाता था। तो अलग अलग सिस्टम देखने को मिलता था, बट फिर भी ठीक है, प्राचीन समय में लोकतंत्र तो था वहां पर, है ना। तो यहां पर प्लेटो जो है वो कहते हैं लोकतंत्र के बारे में कि ये कुछ और नहीं है, ये अज्ञानी लोगों का और अयोग्य लोगों का क्या है? शासन है।
तो भीड़ का शासन है। कैसी भीड़? जो अज्ञानी है, जो अयोग्य है ना, उन्हीं भीड़ का शासन है। क्योंकि यहां पर तो बहुमत से निर्णय लिया जा रहा है और जनता को तो खुद को ज्ञान है ही नहीं, तो यहां पर जनता क्या फिर निर्णय लेगी? तो भीड़ का शासन कहा गया है ना। मोबोक्रेसी कहा गया है लोकतंत्र को। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। और अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि भैया लोकतंत्र जो है ना, वो शासन का विकृत रूप है। ठीक है, शासन का सबसे ज्यादा विकृत रूप कोई है तो वो है लोकतंत्र। ठीक है, क्योंकि अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु जो है शासन का सबसे शुद्ध रूप मानते थे। किसे? राजतंत्र को, मोनार्की को, जहां पर एक राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, अरस्तु बोलते थे कि शासन का सबसे बेस्ट रूप कौन सा है? राजतंत्र है, जहां पर राजा का शासन है, अच्छे तरीके से शासन कर रहे हैं, सबसे बेस्ट रूप है। अब पता चला वही राजा बाद में आगे चलकर हो जाता है भ्रष्ट, है ना। तो फिर ये जो है राजतंत्र जो है ना, वो राजतंत्र यानी कि मोनार्की, ये किस में चेंज हो जाएगा? मोनार्की जो है, राजतंत्र जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? शासन राजा का देखने को मिल रहा है, ये सबसे शुद्ध शासन है। अब ये चेंज होकर के किस में हो जाएगा? टायरेनी में। ठीक है, जहां पर भ्रष्ट रूप देखने को मिल रहा है, मतलब राजतंत्र का भ्रष्ट रूप देखने को मिलेगा टायरेनी, मोनार्की का भ्रष्ट रूप देखने को मिल रहा है टायरेनी। मोनार्की जो है सबसे बेस्ट वे है शासन का, ये बताया जा रहा है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने क्या कहा है? लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप। ठीक है, अगर मोनार्की नहीं है तो चलोगे तो एरिस्टोक्रेसी चल जाएगा। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात वर्ग का शासन बेसिकली बात की जा रही है, जहां पर बेसिकली क्या हो गया, अब मोनार्की में तो सबसे बेस्ट व्यवस्था देखने को मिलेगी, राजा है, और वो राजा जो है बहुत ज्यादा ज्ञानी भी है, जैसे प्लेटो जो है अपनी थ्योरी देते थे ना, फिलोसोफर किंग, तो उसी प्रकार की बात हम लोग कर रहे हैं। अब मोनार्की अगर देखने को नहीं मिला तो एरिस्टोक्रेसी चलेगा। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब भ्रष्ट रूप अगर कोई कहा जाए तो वो है ओलिगार्की। ठीक है, और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया एक जो आपको रूप देखने को मिलेगा शासन का, वो है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था होता है, लेकिन उन्होंने कहा शासन का एक रूप होगा पॉलिटी। ठीक है, मोनार्की सबसे बेस्ट है, ये अगर नहीं है तो एरिस्टोक्रेसी भी चलेगा। एरिस्टोक्रेसी का जो मतलब भ्रष्ट रूप आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ओलिगार्की। ठीक है, अगर ये सेकंड प्रेफरेंस पे रखा उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को, एरिस्टोक्रेसी अगर नहीं है तो फिर पॉलिटी भी चलेगा। ये शासन के उन्होंने 6 अलग अलग रूप बताए थे एरिस्टोटल ने, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनार्की सबसे बेस्ट है, ये अगर नहीं है तो एरिस्टोक्रेसी चलेगा, ये भी अगर नहीं है तो चलाना तो है तो पॉलिटी भी चल जाएगा। पॉलिटी मतलब लोगों का शासन चल रहा है, लेकिन वो लोग जो है ना वो ज्ञानी है, उनको पता है नियम कानून बनाने के लिए। लेकिन मतलब पॉलिटी का अगर भ्रष्ट रूप की बात करें तो वो है डेमोक्रेसी। तो शासन का सबसे भ्रष्ट रूप, ये 6 रूप बताया उन्होंने, और सबसे भ्रष्ट रूप बताया उन्होंने किसे? डेमोक्रेसी को। किसने बताया? अरस्तु ने। तो प्रमुख आलोचनाएं की जा रही है, क्योंकि उनके समय काल में भाई वो जो चीज देख रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आज के समय में चीजें जो है काफी परिवर्तित हो चुकी है। उसके समय में भैया शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, महिलाओं को राइट्स नहीं थे, दासों को वहां पर नागरिक नहीं माना जाता था, तो नागरिकता शब्द की जो परिभाषा है वो वहां पर मतलब सही तरीके से देखने को नहीं मिलती थी। जो जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो नागरिक की कैटेगरी में आते थे। तो अलग अलग सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण बेसिकली कहता है कि भैया पूंजीवादी लोकतंत्र वास्तव में पूंजीपतियों की तानाशाही है, क्योंकि मार्क्सवाद तो बता ही रहे हैं कि जो अमीर वर्ग है, जो एलिट क्लास है, केवल लोकतंत्र उन्हीं के लिए है ना, यहाँ पर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र जो है वो वास्तव में पूंजीपतियों की तानाशाही है, ये बताया जा रहा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, और कार्ल स्मिट जो है वो बता रहे हैं कि भैया संसदों को कमजोर बातूनी दुकानें कहा है। आपको पूछा जाएगा ना संसद को कमजोर बातूनी दुकानें किसने कहा, तो कार्ल स्मिट ने कहा। वो कह रहे हैं कि भैया सांसद जो है संसद में बड़ी बड़ी बातें बस करते हैं, इन ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो करते धरते कुछ नहीं है। ठीक है, तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो आप इस बात से सहमत भी हो सकते हैं कार्ल स्मिट की बात से। ठीक है, तो संसदों को क्या कहा है उन्होंने? कमजोर बातूनी दुकानें। बस भैया वहां पर बातें बड़ी बड़ी होती है और ग्राउंड लेवल पर कुछ इंप्लीमेंटेशन होता जाता है नहीं। तो आलोचना की जा रही है। इसके अलावा एलेक्सिस डी टॉकविले के द्वारा कहा जा रहा है, इनकी किताब है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1835 में लिखी। इसमें बता रहे हैं कि भैया बहुमत की तानाशाही है। लोकतंत्र क्या है? बहुमत की तानाशाही। ठीक है, तो बहुमत की तानाशाही का खतरा रहता है, जहां 51% जो लोग हैं वो मिल करके 49% अल्पसंख्यकों के अधिकार को कुचलते हैं। क्योंकि जब भी
कोई काम, मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है। तो 51% लोग जो हैं वो कुछ चाह रहे हैं, तो वो जो 51% लोग चाह रहे हैं उसी हिसाब से काम होगा, क्योंकि बहुमत मिल गया। लेकिन ये भी तो देखो कि 49% लोग जो चीज, उस चीज को नहीं चाह रहे हैं, बट फिर भी वो चीज मानी जाएगी, क्योंकि बहुमत की तानाशाही देखने को मिलती है, टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, तो टॉकविले के द्वारा ये चीज कहा गया है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रमुख आलोचनाएं हैं, जो प्रमुख विचारक है जिन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की है, सबसे ज्यादा तो प्लेटो और अरस्तु के बारे में पूछा जाता है, लेकिन टॉकविले ने कहा है टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में, तो याद रखेंगे टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी लोकतंत्र को किसने कहा, अलेक्सिस डी टॉकविले ने कहा। ठीक है, और लास्ट में प्रमुख विचारकों के प्रसिद्ध कथन, ये कुछ नया नहीं है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये उन्हीं का एक शॉर्ट वे में आपको मैंने एक टेबल फॉर्म में बना के दिया है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा ना लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। इसके अलावा जियोवानी साल्टोरी ने क्या कहा, लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें कोई भी स्वयं को हमेशा के लिए शासक घोषित नहीं कर सकता। लोकतंत्र में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाँ भैया राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में और किसी तंत्र में चलेगा, लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। जोसेफ सुम्पटन ने कहा क्या कहा, लोकतंत्र वोटों के लिए प्रतिस्पर्धी राजनीतिक संघर्ष द्वारा निर्णय लेने की संस्थागत व्यवस्था है। अमर्त्य सेन बता रहे हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव नहीं बल्कि सार्वजनिक विमर्श द्वारा शासन माना जाना चाहिए, है ना। तो अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है ये केवल वही है, आपको रिवाइज करना है बार बार, जैसा मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि आप हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, आप जब विचारक और उनके दिए गए कथन को जब लिखेंगे ना अपने हाथों से, ठीक है, तब जाकर के आपको चीजें याद रहेंगी। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है, आपको मेमोराइज करने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन याद करने के लिए ना हैंड रिटन जो चीज होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा कहा जा रहा है कोई भी संगठन कितना भी लोकतांत्रिक दिखे, लेकिन एक्चुअल में पावर 4-5 लोग मतलब वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अलेक्सिस डी टॉकविले, ये तो एग्जाम में भी आ चुका है ना, लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा बहुमत की तानाशाही का होता है, इंग्लिश में याद रखेंगे टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है, ये प्रमुख विचारक और उनके द्वारा दिए गए कथन है लोकतंत्र के कंटेक्स्ट में। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं प्रमुख पुस्तकों के बारे में, तो वही सारी किताबें हैं, कुछ नया नहीं बताया मैंने अभी तक, यहां पर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बारे में। डेमोक्रेसी इन अमेरिका अलेक्सिस डी टॉकविले की किताब है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किताब है जे.एस. मिल की। गायतानो मॉस्का ने किताब लिखी द रूलिंग क्लास। और ये जो ईयर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रोनोलॉजी वाले सवाल आ जाते हैं तो याद करते हुए चलना है। और पॉलिटिकल थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यही रहता है कि विचारक के बारे में याद रखना, उनकी किताबों के बारे में, उसकी किताब कब प्रकाशित हुई है वो ईयर याद रखने हैं, उनके द्वारा दिए गए कथन याद रखने हैं। तो अभी तक तो हमने क्लास में जितने भी कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता के बारे में पढ़े हैं, समानता के बारे में पढ़े हैं हम लोगों ने, न्याय के बारे में पढ़ा है, अधिकार के बारे में पढ़ा है हमने। इसके अलावा हम लोग बात करें धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा शक्ति, सत्ता, वैधता के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट मेजर कंसेप्ट हमको कवर करने थे वो सब हमने कवर कर लिए, और उसी वे में जाकर के कवर किए हैं जिस वे में एग्जाम में एक्चुअल में सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक से, आपको ऐसे वेरियस सवाल देखने को मिल जाएंगे जो यहां से आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख विचारक है, उनकी किताबें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो किताब लिखी गई रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा। विल्फ्रेडो परेटो ने किताब लिखी द माइंड एंड सोसाइटी, है ना। तो ये सब प्रमुख जो है विचारक और उनकी किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, है ना। द थर्ड वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है, सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है ना। 3 अलग अलग वेव्स उन्होंने बताए हैं डेमोक्रेसी के। चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली किसी क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुरानी जितनी भी मेरे डेमो क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अगर, तो आप मेरे वीडियोस जो डले हैं साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, उनका लाभ आप ले सकते हैं अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हार्डली यार 3.5 महीने बचे हैं, और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, यकीन मानो, है ना। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि 100 के लगभग पोस्ट आने की संभावना है,
आपको पता है कि कंपटीशन जो है वो हर फील्ड में कितना ज़्यादा हो चुका है गवर्नमेंट जॉब के केस में अगर हम लोग बात करें तो तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि 29 नवंबर को एग्ज़ाम है, अभी अगस्त चल रहा है, वो भी अब 10-12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हार्डली अगर देखा जाए तो 3 महीने का ही समय आप मान के चलो, और इतने कम समय में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप किताबों से तैयारी करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक बुक लिस्ट के लिए वीडियो बनाई हुई है, बट 3 महीने में यार, अब मैं अगर आपसे बात कहूंगा ना 3 महीने में आप किताब पढ़ करके सिलेक्शन लोगे तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने पहले अगर आपका बेस जो है काफ़ी अच्छा है, आपने पहले बार बार पढ़ाई की हुई है, तब के केस में तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा देखा जाए ना तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किताबों के माध्यम से, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो 4999 जो है वो कोर्स की प्राइस है। आप साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। पॉलिटिकल साइंस की कोर्स आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाएगा, सारे वीडियो लेक्चर्स विथ पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी सवाल है आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 9685569666। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है तब की केस में। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपके, तो साध्य पीएससी एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है, जो आपको इस वीडियो के थंबनेल में भी देखने को मिल जाएगा, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।